आप सबको नमस्कार। आज भाई दूज का त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है। आज भाई अपने बहन के पास जाकर भोजन करते हैं, पूजा पाठ होती है और इससे परिवार में प्रेम भाव भी फैलता है। तो ये भी त्यौहार बड़े उत्सव से मनाना चाहिए, भाई दूज का त्यौहार। आशा है आप सब लोगों ने इस त्यौहार को अच्छी तरह मनाया होगा। आप सबको भाई दूज के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज चित्रगुप्त जयंती भी है। महाराज चित्रगुप्त की पूजा करते हैं, ख़ास तौर से कायस्थ लोग, हम लोग जो है इनकी पूजा करते हैं। और कलम दवायत की पूजा करते हैं। कलम और दवात, पुराने ज़माने में दवात चलती थी, वही नाम चल रहा है। तो कलम और दवात की पूजा और कुछ खाली पन्नों में भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है। इस तरीके से ये त्यौहार उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। बाद में चित्रगुप्त जी की आरती होती है। तो इस तरीके से आज दो त्यौहार हैं, भाई दूज का और चित्रगुप्त जयंती। आप दोनों आप सबको मुबारक हो। पिछले लेक्चर एडिसन डिसीज़ के बारे में हुआ था। आज इन्फ्लुएंजा के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी और आयुष दर्पण के डॉक्टर नवीन जोशी जी ने गोवर्धन पूजा की बधाई दी है। कार्यक्रम की सफलता निरंतर इसी तरह बनी रहे, ऐसे कामना भी की है। डॉक्टर रजनीश शर्मा, 4 वर्ष का बच्चा है, शैया मूत्र, रात्रि में मूत्र प्रवृत्ति शैया में ही कर देता है। ये कई बच्चों में ये शिकायत होती है। ऐसे बच्चों में या तो कृमि की शिकायत होती है या रात्रि में अधिक पानी पी लेते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो रात्रि में पानी बहुत कम पिलाएं, पहली बात। दूसरा, हर माह में कृमिनाशक दवाई जरूर देना चाहिए। कृमिनाशन के लिए विडंग चूर्ण करीब 2.5 ग्राम और गुड़ मिला करके रात्रि में खिला देना चाहिए। प्रत्येक 15 दिन में ये दवाई दें। इससे वर्म्स जो है वो साफ हो जाएंगे और जो शैया मूत्र की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कुचला के योग इसमें अच्छे लाभ करते हैं। नियो टैबलेट जो चरक की आती है, 1 गोली सुबह शाम आप सेवन करा सकते हैं। इसके अलावा बाल चतुर्भद्र सिरप आता है बच्चों के लिए। बाल चतुर्भद्र सिरप 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार पिलाएं लगातार 20 से 21 दिन तक, तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम जाती रहती है। डॉक्टर रजनीश शर्मा वो पूछ रहे हैं कौन सी कंपनी की दवा का उपयोग करना चाहिए। तो अपना अपना विश्वास है, लेकिन मैं अधिकतर धूत पापेश्वर, कृष्ण गोपाल कालेरा अजमेर वाले, इनकी औषधियाँ ज़्यादा पसंद करता हूँ। आजकल डाबर ने भी काफ़ी उन्नति की है। डाबर की औषधियाँ भी ठीक आने लगी हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार, 14 साल का पेशेंट है, मेल पेशेंट है। 24 से 36 आवर्स में पेशाब की प्रवृत्ति लगती है, लेकिन जब पेशाब होता है, मूत्र प्रवृत्ति होती है तो बहुत वेदना होती है। वेदना होती है, निश्चित रूप से निश्चित है इसमें यूरिथ्रल स्ट्रक्चर जैसे लक्षण हैं। ऐसी अवस्था में क्योंकि ये अपान वायु की विकृति है, तो चूँकि 14 साल का है, आप विरेचन करा सकते हैं। आभ्यंतर स्नेहपान पंचतत्व घृत दे करके और विरेचन करा दें। विरेचन के बाद शोधन वस्ति दें। शोधन वस्ति में
वरुणादिक्वाथ और तृणपंचमलक्वाथ, इन दोनों को 50-50 ग्राम लेके 1200 ml पानी में बॉईल करें, 300 ml शेष रहे तब तक, और इसमें 50 ml गोमूत्र, 50 ml शहद मिला करके सेंधव करीब 5 ग्राम, उसको विधिवत बना करके बस्ती देवें। प्रारंभ में 8 बस्तियाँ देवें, 8 दिन का गैप के पुनः 8 दिन बस्ती देवें। इसके अलावा चंद्र प्रभावटी 1 गोली सुबह शाम को पानी के साथ, पुनर्नवा और गोक्षुर चूर्ण, पुनर्नवा गोक्षुर चूर्ण आधा चम्मच दिन में 3-4 बार देवें। तो विरेचन, बस्ती और दवाइयों के माध्यम से ये ठीक हो सकता है। अन्यथा बहुत ज़्यादा यदि अवरोध हो रहा हो तो सलाका डाल करके मार्ग को चौड़ा कर सकते हैं। तो इसके पूर्ण डायग्नोस होने की आवश्यकता है। डायग्नोसिस में होना चाहिए कि आखिर ये क्यों दर्द हो रहा है। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह पैंक्रियाटाइटिस में कौन से रसौंधी देना चाहिए और पंचकर्म कौन से कराना चाहिए। पैंक्रियाज में गाल ब्लैडर स्टोन के कारण या पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टोन के कारण, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण पैंक्रियाटिक्स नामक व्याधि होती है। बड़ी भयंकर व्याधि होती है। इसमें उदरशूल होता है, बहुत उल्टी होती है, ज्वर रहता है, पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। ऐसी अवस्था में पहले ज्वर शांत करें। ज्वर शांत करने के लिए स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम और यकृत प्लीहार रोह 125 मिलीग्राम दिन में 3 मात्रा देवें। संजीवनी बटी 2 गोली सुबह शाम को देवें और इसके पश्चात जब ज्वर शांत हो जाए तो विरेचन करा दें। विरेचन में त्रिफला घृत या पंचतत्व घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करके विरेचन करा दें। साथ ही औषधियों का सेवन करें। इसके लिए स्वर्ण सूर्यशेखर रस 60 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम और यकृत प्लीहारी लौह 250 मिलीग्राम, ये दिन में 3 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा भूम या अमलकी या भूनिम्बादिक्वाथ, भूनिम्बादिक्वाथ बहुत ही इसमें उपयोगी है। भूनिम्बादिक्वाथ 2 चम्मच और रोहित का रस 2 चम्मच भोजन के बाद दोनों टाइम आप सेवन कराएं। आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को इसका सेवन करें और पथ्य का ध्यान जरूर देवें। तली मली चीज़ें बिल्कुल नहीं, खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं, बेसन, मैदा, तले हुए भोजन, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हल्का खाना, कृष्णा, खिचड़ी या दलिया दूध, ये सेवन करें तो निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर मनदीप शुक्ला, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है एक बच्चे को, उम्र है 10 साल, फीमेल है। सबसे पहले तो निदान परिवर्जन करें। खट्टी चीज़ें, तली मली चीज़ें, फ्रिज की तत्काल निकाली हुई चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। हल्का खाना खाएं। तली मली या फास्ट फूड, बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। आइसक्रीम, चॉकलेट आदि न खाएं, न खिलाने दें। औषधि में इसमें पेशेंट को त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम और टंकण भस्म 125 मिलीग्राम, ऐसी एक मात्रा है। ऐसी दिन में 3 मात्राएं पेशेंट को सेवन कराएं। उसके अलावा टैबलेट न्यूरोसिल 1 गोली सुबह शाम को,
टैबलेट सेप्टिलीन 2 सुबह 2 शाम को लगातार ये पेशेंट को देना चाहिए। कांचनादि गुगुलू और अमृतादि गुगुलू भी इसमें उपयोगी है, 1-1 गोली दिन में 2 बार। और कुनकुने पानी का हमेशा सेवन करें। कुनकुने पानी और हल्दी इसको डालकर गरारे करें। गरारे करने से भी सूजन में आराम होती है, दर्द में भी आराम प्राप्त होता है। डॉक्टर दीप्त पांढरकर, उन्होंने आमल की रसायन में क्या है पूछा है, कितने दिन देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। पहले आप इसमें देख लीजिए क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ इसमें पड़ी हुई होती है। इसमें आमल की चूर्ण, शहद, शुद्ध घृत, पिपली चूर्ण और खांड यानी शक्कर, ये इसके कंटेंट्स हैं। और आंवले का रस। फिर से रिपीट करता हूँ, आमल की चूर्ण, शहद, घृत, पिपली चूर्ण, खांड और आंवले का रस। सबसे पहले आंवले को एक पोटली बना करके दुग्ध भरे पात्र में लटका कर डालें या पोटली ही दूध में डालें और फिर इसको धीरे धीरे गर्म करें, बॉईल करें। जब देखें कि पूरा शून्य हो गया है आंवला, तब निकाल लें, ठंडा होने दें पोटली को और फिर गुठली निकाल लें। गुठली निकालने के बाद जो गूदा है उसको सुखा लें। सुखाने के बाद इसका बारीक चूर्ण तैयार कर लें। अच्छा बारीक पीसें, जितना बारीक चूर्ण रहेगा उतना अच्छा। उसके बाद ताजे आंवले का सोरस निकालें और इस सोरस में, इस चूर्ण में 7 से 21 बार भावनाएं दें। कम से कम 7 दिन, 7 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार भावनाएं दें। यानी आमल की सोरस निकाल करके इतना सोरस होना चाहिए कि जो चूर्ण है, आमल की चूर्ण है, वो डूब जाए। और फिर थोड़ा सा उसका मर्दन कर दीजिए और सुखा लीजिए। सुखाने के बाद फिर से इसको मिक्सर में पीस लीजिए। ये एक भावना। ऐसी दूसरी भावना, आंवले के सोरस निकाल करके आंवले की चूर्ण में डालें और फिर थोड़ा से मर्दन करके सुखा लें और फिर बारीक चूर्ण बना लें। ऐसे कम से कम 7 बार भावनाएं देना चाहिए। मैक्सिमम 21 भावनाएं। तो जितनी भावनाएं देंगे उतना ही इसमें गुणों की वृद्धि होगी। भावना देने के बाद इसमें पिपली चूर्ण, जितना आंवला है उसका चतुर्थांश पिपली चूर्ण डालें और शहद और घृत उपयुक्त मात्रा में डाल करके और पुनः अच्छी तरह मर्दन करें। खांड इसमें मिला दें और फिर मर्दन करें। इस तरीके से ये आमल की रसायन तैयार किया जाता है। इसकी 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को दुग्ध के साथ सेवन करना चाहिए। ये इम्यून सिस्टम को तो बढ़ाता ही है, साथ में संधिवात में बहुत ही लाभकारी है। अनेक रोगों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। श्वास, कास है, राजक्षमा है, शरीर की वृद्धि के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत ही उपयोगी है आमल की रसायन। इसका यदि घर में आप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाज़ार में जो मिलता है कब का बनाया है आमल की रसायन, ये जानकारी अपने को नहीं होती है। तो आप खुद बनाएं तो अच्छी बात रहेगी। डॉक्टर चैतन्य वैद्य, उन्होंने आमवात की चिकित्सा के बारे में पूछा है। कल बहुत ही विस्तृत ढंग से आमवात के बारे में बात की गई थी। पुनः संक्षिप्त में बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले दीपन पाचन पंचकोल काढ़े के माध्यम से कर लें। 5 से 6 दिन तक काढ़ा देवे दोनों टाइम खाली पेट में। उसके बाद आभ्यंतर स्नेहपान मूर्छित तिल तैल या त्रिउष्णात घृत से करें, विरेचन करा दें।
और विरेचन करने के बाद 2 प्रकार की बस्तियां बड़ी श्रेष्ठ हैं आम बात के लिए। एक तो वैतरणी बस्ती और दूसरा पंचकोल क्षार बस्ती। पंचकोल क्षार बस्ती मैंने बताया था, मेरी किताब में भी है और आपको शास्त्रों में भी मिल जाएगा। तो कम से कम 16 बस्ती का कोर्स दीजिए। अनुवासन बस्ती के रूप में सैंधवादी बस्ती, सैंधवादी तैल 30 ml भोजन के बाद। इस तरीके से कम 16 बस्ती काल बस्ती क्रम से देवें। नवीन आम बात है तो उसमें वाह्य अभ्यंग और वाह्य शोधन नहीं करना है, लेकिन अगर 1 माह से ज़्यादा हो गया हो, एंक्लोसिस डेवलपमेंट हो गया हो, तो पत्रपिंड स्वेद, नाड़ी स्वेद आदि सभी कुछ आप शोधन भी कर सकते हैं। औषधियों में आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, बृहद्वाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम। 1 पुड़िया सुबह 1 पुड़िया शाम को देवें। सिंहनाद गुगुलू 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। महारासनादि क्वाद 20 ml और 10 ml कैस्टोरॉल इसमें मिला ले और भोजन के आधा घंटे बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। बहुत ही उपयोगी योग है। इसके अलावा हम इसमें एरंड कल्प भी कराते हैं। एरंड तैल प्रथम दिन 5 ml, फिर 10 ml, फिर 50 ml, ऐसा बढ़ाते जाएं 100 ml तक। या अगर 5-6 बार 7 बार मोशन होने लगे तो फिर कम करना चालू कर दें। ऐसे बढ़ते हुए और कम करके आप कल्प करें। इस दौरान भोजन बहुत लघु आहार होना चाहिए। खिचड़ी है, दलिया है, मूंग की दाल है, रोटी है। गरिष्ठ भोजन बिल्कुल न करें। ऐसा भोजन करें जो सुपाच्य हो। इससे आम बात में बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। डॉक्टर रेणु पांडे ने, एक पेशेंट है, उनका सर्वांग वेदना है, पूरे शरीर में दर्द है। अब ये पूरे शरीर में दर्द है तो इसकी जांच तो करानी पड़ेगी आपको। आप यूरिक एसिड है, RA फैक्टर है, जांच करा लीजिए। अगर RA फैक्टर पॉजिटिव है तो आम बात है। और वेदना के साथ साथ जानू में खास तौर से स्वेलिंग भी होगी। स्वेलिंग जो है परिवर्तनशील होती है आम बात में, संधिवात में परिवर्तनशील नहीं होती है। और दूसरा अंग गौरव, ज्वर की पूर्व रूप अवस्था भी है, या टायर्डनेस है, थकावट है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में सर्वांग अभ्यंग मालिश करें सहचर तेल या दशमूल तेल से। और मालिश करने के बाद इसमें सर्वांग वाष्प श्वेत करें, नाड़ी श्वेत करें या सर्वांग वाष्प श्वेत करें। सुविधा हो तो सर्वांग पत्रपिंड श्वेत करें। पत्रपिंड श्वेत से भी आपको अच्छा आराम होगा। कॉन्स्टिपेशन हो तो मृदु शोधन कराएं, मृदु विरेचन करा दें, क्योंकि वातव्याधि में तीक्ष्ण विरेचन नहीं कराते हैं। मृदु विरेचन के लिए आप कैस्टोरॉल का प्रयोग कर सकते हैं या एरंड भ्रष्ट हरितिकी का प्रयोग कर सकते हैं। इनके द्वारा आप मृदु शोधन करा दें, वाह्य अभ्यंग और वाह्य शोधन, पत्रपिंड श्वेत। इससे काफ़ी पेशेंट को आराम होगा। इसके अलावा औषधियों में महायोगराज गुगुलू 2 गोली सुबह शाम को, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम और आम वातारी रस 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं दें। आसोअरिष्ट में दशमूलारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट। दशमूलारिष्ट 2 चम्मच, अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी मिला के भोजन के बाद दोनों टाइम दीजिए। इससे निश्चित रूप से सर्वांग वेदना जाती रहेगी। लेकिन आप ब्लड टेस्ट करा के डायग्नोस करने का प्रयास कर लीजिए पहले। अर्चना जायसवाल जी, सीवियर एनीमिया है उनको, किसी पेशेंट को RBC प्लस है स्टूल में, स्टूल एग्जामिनेशन में RBC आ रही है, लेकिन कोई रेक्टल डिसीज पेशेंट को नहीं है।
लेकिन सीवियर एनीमिया है। तो कारण का पता तो जरूर लगाना चाहिए। आरबीसी कितनी संख्या में आ रही है देखना है आपको। सबसे पहले तो आरबीसी बंद हो, निकलना बंद हो, इसका प्रयास करें। और इसके लिए शतावरी 100 ग्राम, मुलहटी 100 ग्राम और 20 ग्राम मंडूर भस्म, इसका योग 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दें। और साथ में सीवियर एनीमिया है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के आधार पर तो संशोधन कराना चाहिए। बावन विरेचन कराने के पश्चात ही दवाई देना चाहिए। तत्र पाण्वामयी स्निग्धस तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमकई है, संशुद्धो मृद्भिस्तिक्तैः है, कामलीतो विरेचनई है। ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठाभ्याम पथ्यानानि दापेत, शालीन सा योगो धूमान पुराणान सा यूस संहितान। लेकिन रोगी यदि अबल है, बलवान नहीं है, तो संक्रमण चिकित्सा के माध्यम से दवाइयाँ देना चाहिए। यदि बलवान है तो प्रथम वमन कराएं, पंचतिक घृस्याभ्यंतर स्नेहपान करके वमन करा दें, फिर विरेचन कराएं और साथ साथ में दवाइयों का भी सेवन करें। इसके लिए मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, मुक्ता पुरवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम और सूत सेका रस 125 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ दें। इसके अलावा खाने पीने में सलाद का सेवन ज़्यादा करें। शलजम, गाजर, टमाटर तीनों को मिला करके और इसका जूस बनाएं। कम से कम 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम सेवन करें। कॉन्स्टिपेशन न हो इसका ध्यान रखें। इसके लिए एरन भ्रष्ट हरित की रात को सोते टाइम देते जाएं। एक टैबलेट अभ्रलौह आती है, शायद धूत पापेश्वर की है, अभ्रलौह, ये बहुत अच्छा है, मैंने इसका प्रयोग किया है। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को देवें। इसके अलावा लोहासो और द्राक्षासो, लोहासो 2 चम्मच, द्राक्षासो 2 चम्मच और 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देवें। एक और आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। अजारक्त, अजारक्त, अजारक्त परपटी, अजारक्त परपटी बकरे का या बकरी का खून प्राप्त करें, थाली में इसको डाल करके सुखा लें, परपटी जैसा बन जाएगा। बाल यदि आगे हों तो बालों को दूर कर दें और इसका बारीक चूर्ण बना लें। और जितना ये बारीक चूर्ण है, मान लीजिए आपने 50 ग्राम 100 ग्राम बनाया तो 50 ग्राम आप मुक्ता पुरवाल पंचामृत इसमें ला लें और इसकी 500 mg की कैप्सूल बना लें। और ये कैप्सूल दिन में 2 बार, दो कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल देवें। अजारक्त, इसका हमने बहुत प्रयोग किया है। जब मैं रायपुर में पदस्थ था तब इसका बहुत प्रयोग किया है। एक डॉक्टर SN उपाध्याय प्रोफेसर हुआ करते थे, मेरे विभागाध्यक्ष थे। हम दोनों ने मिलकर के इस पे काम किया। थैलेसीमिया में खास तौर से इसको हम देते थे। और सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जिसमें RBC हंसिए के आकार के हो जाते हैं, पोषण उनका कम होता है, बोन मैरो के डिसऑर्डर है, उस अवस्था में इसका प्रयोग हमने किया और बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते थे। तो इसका भी प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। आज हमारे साथ चिकित्सक उपलब्ध है, हालांकि आज संख्या कम है क्योंकि त्यौहार का दिन है। फिर भी डॉक्टर उषा ताभानी जो कि शुरू से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं, आयुष दर्पण के डॉक्टर नवीन जी जो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनेक तरह से उपाय करते रहते हैं, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सहपाठी जी, डॉक्टर चैतन्य वैद्य जी, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर अनिल पांडे,
डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर सुकुमार जोशी और हमारे वरिष्ठ साथी, हमेशा अच्छे कमेंट्स देने वाले डॉक्टर वंदना पाठक जी, रचना जायसवाल जी, ब्रजेश मिश्रा जी, नीलम शुक्ला जी, डॉक्टर वैद्य आरवी प्रजापति जी, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर जी, डॉक्टर KN गंगवार, डॉक्टर परेश मन्या, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर विवेक भारद्वाज और डॉक्टर धीरज कुमार इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप सबको हार्दिक धन्यवाद। भाई दूज की भी आपको सबको बधाई। चित्रगुप्त जयंती की भी बधाई आपको। चित्रगुप्त की पूजा की जाती है आज, कलम और दवात की पूजा की जाती है, उस उपलक्ष्य में भी आपको सादर अभिनंदन। अब आइए आज इन्फ्लुएंजा, जिसको हम श्लेष्मिक ज्वर कह सकते हैं, क्योंकि नामतः तो शास्त्रों में वर्णन है ही नहीं इन्फ्लुएंजा का। यह एक प्रकार की संक्रमणजन्य व्याधि है, इन्फेक्शियस डिसीज है। संहिताओं में कहीं इसका वर्णन नहीं है, लेकिन द्वंद्व ज्वर में जो वात श्लेष्मिक ज्वर है उसके लक्षण इन्फ्लुएंजा से काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको वात श्लेष्मिक ज्वर या श्लेष्मिक ज्वर कह सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, यह ज्वर विषाणुजन्य है, वायरस के कारण उत्पन्न होता है और इस बैक्टीरिया का नाम है इन्फ्लुएंजा A&B, इन्फ्लुएंजा A&B, और इसका दूसरा नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस A&B, ये वायरस है। फिर से बोल रहा हूँ, इन्फ्लुएंजा A&B या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस A&B, ये वायरस का नाम है जिसके कारण इन्फ्लुएंजा रोग की उत्पत्ति होती है। इसका संक्रमण वायु के द्वारा होता है। बसंत ऋतु में इस रोग का आक्रमण सर्वाधिक होता है। इस रोग का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 4 दिन का होता है। भेल संहिता में इसका वर्णन सामान्य प्रतिश्याय के नाम से जनोपदोध्वंस रोगों में किया गया है। ये एक प्रकार की जनोपदोध्वंस व्याधि है जिसका प्रसारण वायु के द्वारा होता है, इसीलिए इसको जनोपदोध्वंस के अंतर्गत भेल संहिता ने माना है। इस रोग में कफजन्य उपद्रव अधिक होते हैं, साथ ही वात की प्रधानता भी होती है। आइए संप्राप्ति देखें। हवा से फैलकर श्वास मार्ग से कभी कभी भोजनादि के साथ भी यह विषाणु आक्रांत करता है। गले और श्वास प्रणाली को अत्यंत दूषित करते हुए लंग्स में तथा अन्न मार्ग में पहुंचकर विकृति उत्पन्न करता है। कभी कभी सभी धातुओं का विषाक्त कर मनुष्य की मृत्यु भी कर सकता है, इसलिए इसकी चिकित्सा तत्काल प्रारंभ करना चाहिए। इनके भेदों का वर्णन भी उपलब्ध है माधव निदान में। पहला है साधारण श्लेष्मिक ज्वर, दूसरा है श्वसनक श्लेष्मिक ज्वर, तीसरा है आंतरिक श्लेष्मक ज्वर और चौथा है वात श्लेष्मक ज्वर। यह आचार्य माधवकार ने श्वसनक या श्लेष्मिक ज्वर के भेद बताए हैं। इन्फ्लुएंजा के जो लक्षण होते हैं उनका समझना बहुत आवश्यक है। हाइपर पायरेक्सिया, ज्वर अत्यधिक तीव्र होता है, लगभग 104
से 105 फ़ारेनहीट तक हो सकता है। पल्स रेट निश्चित रूप से बढ़ जाती है। सिर में भारीपन और प्रतिस्याय उत्पन्न होता है, जुखाम उत्पन्न होता है। साथ में हेडेक, पूरे शरीर में दर्द, बॉडेक, छींकें बहुत आती हैं, स्नीजिंग और नेज़ल इरिटेशन, और उसके बाद छींकें खूब आती हैं। रेडनेस ऑफ आइज, आंखें लाल हो जाती हैं। पेन इन थ्रोट, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस और डिस्निया, ये मुख्य लक्षण है। मैं लक्षणों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाइपरपायरेक्सिया 104 डिग्री फ़ारेनहीट से 105 डिग्री फ़ारेनहीट तक, पल्स बढ़ी हुई, सिर में भारीपन, जुखाम, सिरहा दर्द, पूरे शरीर में दर्द, छींकें खूब आती हैं, नेज़ल इरिटेशन, रेडनेस ऑफ द आइज, पेन इन थ्रोट, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और डिस्निया, ये लक्षण इन्फ्लुएंजा में पैदा होते हैं। समय पर यदि ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं तो अनेक प्रकार के उपद्रव भी इसमें उत्पन्न होते हैं। जैसे कभी कभी पक्षाघात हो सकता है, पैरालिसिस, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, और रिलैप्सिंग फीवर, बार बार बुखार आता है, ये इसके उपद्रव हो सकते हैं। अब आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा समझ लें। प्रारंभ में हल्का लंघन कराएं। लंघन का मतलब उपवास नहीं है, लघु आहार का भोजन आप दे सकते हैं। हल्का स्वेदन कराएं, और यदि कफ के लक्षण अधिक मात्रा में मिलते हैं तो वमन भी करा देना चाहिए। वमन के लिए सरसप और नमक, सेंधा नमक और 2 लीटर पानी गर्म करके आकंठ पिला के अंगुली लगा के वमन करा दें। इससे तत्काल ज्वर नाश हो जाता है और साथ साथ में जो वृद्ध कफ है वो बाहर निकल जाता है। इसमें निरूह वस्ती देने का भी प्रावधान है। निरूह वस्ती, माधु तैलिक वस्ती आप इसमें देवें या एरंड मूल आदि वस्ती देवें। इससे एक तो पेट साफ हो जाता है, जो संचित दोष है वो बाहर निकल जाते हैं, अपान वायु नीचे की ओर सरल होने लगती है, और जिसकी वजह से पेशेंट को अच्छा लगने लगता है। निरूह वस्ती देने से 8 वस्ती कम से कम दे दीजिए। रस औषधियों में त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम और संजीवनी बटी 2 गोली। फिर से मैं बोलता हूँ, त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, संजीवनी बटी 2 गोली। इनको अच्छी तरह पीस लें और 1 पुड़िया सुबह 1 पुड़िया शाम को दोनों टाइम सेवन कराएं। आवश्यकता पड़ने पर दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। सर्व जौहर लौह 125 मिलीग्राम, नारदी लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, सर्व जौहर लौह 125 मिलीग्राम, नारदी लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, विषाण भस्म, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। ऐसी 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ आप सेवन कराएं। ज्वर नहीं उतर रहा हो तो बृहत कस्तूरी भैरव रस 60 मिलीग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, टंकड़ भस्म 250 मिलीग्राम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, सर्व जौहर लौह 125 मिलीग्राम, नारदी लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, विषाण भस्म या श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। ऐसी 2 या 3 मात्राएं लगातार 20 दिन तक सेवन जरूर कराना चाहिए। लाक्षणिक चिकित्सा करें। जो लक्षण, जैसे खांसी आ रही है, जुकाम है, तो उसका अलग अलग ट्रीटमेंट आप लक्षणानुसार करते रहें। ऐसी अवस्था में पूर्ण विश्राम देना चाहिए और एडिक्वेट हाइड्रेशन ये आवश्यक है। प्रॉपर हाइजीनिक केयर, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें।
पिपली चूर्ण, ये अनुभूति योग है। पिपली चूर्ण 2.5 ग्राम दिन में 3 बार देवें। अनुपान है पंचकोल क्वाथ के साथ। इससे पेशेंट को तत्काल आराम मिलता है, वेदना में आराम मिलता है, क्योंकि वक्ष प्रदेश में वेदना होने लगती है इन्फ्लुएंजा में। तो पिपली चूर्ण 2.5 ग्राम शहद के साथ देवें और साथ में पंचकोल क्वाथ 30 ml उसके बाद पिलाएं दोनों टाइम। अगर विबंध हो तो आरग वदारी क्वाथ का सेवन कराएं 30 ml खाली पेट में प्रातःकाल दे दें। ज्वर की अवस्था नहीं जा रही हो तो सबसे अच्छा श्रेष्ठ काढ़ा है जिसको हम किरातिक्तादि क्वाथ कहते हैं। यह पुनरावर्तक ज्वर में इसका वर्णन है। किरात तिक्तम तिक्ता मुस्ता परपट को अमृता घ्रांति पीता नीचाभ्यासात पुनरावर्तकम ज्वरा। कुटकी, चिरायता, गिलोय, मुस्तक और परपट ये समान मात्रा में लेके यौकुट कर लें। 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तो पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम को दे दें। आप 7 दिन देखेंगे, 7 दिन देकर देखिए ज्वर एकदम से ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही अनुभूति योग है। इसके अलावा अमृताष्टक क्वाथ, अमृतारिष्ट, इनका भी सेवन कराएं आप। कफ ज़्यादा निकल रहा हो तो व्योसादी बटी 2 गोली सुबह शाम को, संजीवनी बटी 2 गोली सुबह शाम को, ब्राह्मी बटी का सेवन भी आप करा सकते हैं। एक अनुभूति योग में बताना चाहूँगा। मुनक्का 5 नग, तुलसी पत्र 5, मरीच 5, लौंग 3, हरी इलायची 2, इन सबको मिला के पीस लें। यह एक मात्रा है, ऐसे दिन में 2 बार। ये 7 दिन तक प्रयोग करने से श्लेष्म में ज्वर नष्ट हो जाता है। ये अनुभूति योग है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मुनक्का 5, तुलसी पत्र 5, मरीच 5, लौंग 3, हरी इलायची 2, इन सबको मिला करके बारीक पीस लें और इसका सेवन दिन में 2 बार खाली पेट करें। पहले बताया मैंने अमृतारिष्ट और द्राक्षासव। अमृतारिष्ट 2 चम्मच, द्राक्षासव 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद सेवन कराएं और हमेशा गर्म पानी का ही सेवन करें। गर्म पानी योगवायु होता है, कफ को नाश करने वाला होता है। लघु आहार देवें, गरिष्ठ आहार नहीं, जैसा मैंने पहले बताया था। कार्बोहाइड्रेट, फैट या बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और स्वच्छ स्थान पर उसको रखें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन का विशेष ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट करने से निश्चित रूप से श्लेष्म ज्वर अर्थात इन्फ्लुएंजा में आराम पहुंच जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। कल फिर इसी समय आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और एक नए रोग के साथ कुछ आपको व्याख्यान के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।